हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो जो आपके हिंदी व्याकरण से अर्थात हिंदी ग्रामर से जो शूट हो रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, खास करके मैं यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में पूरे आपके 50+ प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को अगर आपने हल करने की कोशिश करेंगे तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक ना। मान लीजिए 40+ तो आपका आना ही है, और अगर जितना भी आ रहा है ना उतना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखिए कि कितने प्रश्नों को आप हल कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करेंगे। तो हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं यही बताना है आपका। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है आपका? 1 होता है कि आपका 2 होता है कि 3 होता है कि आपका 4 होता है, यही बताना है। तो हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 2 होती है। स्वर और व्यंजन यही होते हैं वर्ण के प्रकार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर और क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ये वर्ण के प्रकार होते हैं, ठीक ना। जितने प्रश्न हैं ये प्रश्न आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे और इसको इस दृष्टि से देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में भी इसको पूछ लिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? और ये प्रश्न तो बना है, ठीक ना, याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है आपका बना है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा किसे बोलते हैं या अपभ्रंश किसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो आपका खड़ी बोली है कि ब्रज भाषा है कि अवधी है कि पाली है। तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा के अपभ्रंश पाली कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसी क्रम में आपको इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ है यही आपको बताना है, फिर उसके बाद ऐसे बताइएगा। तो जो हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है, सबसे पहले पाली है, फिर इसके बाद आपका प्राकृत है और इसके बाद आपका अपभ्रंश है और लास्ट में आपका हिंदी है। ये पाली लास्ट में, ये भी गलत, और प्राकृत लास्ट में, ये भी गलत। ये हिंदी है और हिंदी की उत्पत्ति आपका अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्रम को याद रख लेंगे, एक क्रम कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक ना। स्वर और व्यंजन, ठीक ना। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है कि 11 होती है कि 12 होती है कि आपका 13 होता है? तो जो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक ना। ह्रस्व स्वर जो होते हैं आपके 4 होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, या इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7, ये बात याद रखेंगे। टोटल होती है 11। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है यही आपको बताना है। हिमालय आपका जातिवाचक है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप लोग कि हिमालय आपका जातिवाचक है कि गंगा है कि पवित्रता है कि नदी है। तो याद रखेंगे इसमें जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपका क्या है? नदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पवित्रता गुणवाचक संज्ञा है, ठीक ना। एक गंगा भी क्या है? यह तो आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हिमालय भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा नदी है, जो नदियों को डिनोट कर रहा है कि मतलब गंगा नदी है कि ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी, कौन सी नदी है। तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा है जो क्या है दोस्तों? नदी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द करना है सीधा साधा, ठीक ना। यही आपको छांटना है कि इनमें से कौन सीधा साधा है। आपका ऑप्शन ए सीधा साधा कि सीधा साधा कि साधा सीधा कि सीधा साधा क्या होता है आप बताएंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सीधा साधा इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए, ठीक ना। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जून को कि 14 सितंबर को कि 28 सितंबर को कि 10 अक्टूबर को आप बताएंगे। तो जो हिंदी दिवस होता है उसको मनाया जाता है 14 सितंबर को। कौन सा सही हो जाएगा? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि सोना चांदी में जो संज्ञा है कौन सी है। यह समूहवाचक संज्ञा है कि आपका जातिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जितने भी द्रव्य हैं ना दोस्तों, ये सोना चांदी क्या है? ये भी है द्रव्य। और जो भी द्रव्य होते हैं ना, जैसे
आपका खाने वाली चीज़ हो गया, पीने वाली चीज़ हो गया या आभूषण हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होगा कि भारतीयों होगा कि आपका भारतीयों होगा कि भारतीयों होगा। अब बताएंगे, जिसमें आप लोग देखिएगा जो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है वह होता है भारतीयों, और ये शब्द ऐसे लिखा जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगा है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि आपका अनुवाद में क्या लगा है। तो याद रखें, जब भी उपसर्ग को छांटना हो, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? आगे। और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय को जानने के लिए हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। ठीक ना, शब्द का क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद करेंगे अगर अनुवाद का तो अनुधन के वाद में टूटेगा। ठीक ना, अनुधन के बाद में, और जो आगे लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुवाद में अनु उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर की बात करेंगे। 11 नंबर है किस शब्द में उप उपसर्ग लगा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें उपधनकार है, इसी में उपसर्ग प्रत्यय लगा है। इसमें लाभ धन दायक होता है। ठीक ना, और इसमें तो प्रत्यय है पट धन आई, और इसमें जो है अपधन अपना धन पन लगा है, तो इसमें भी प्रत्यय लगा है, पन प्रत्यय लगा है। इसमें आई प्रत्यय लगा है, और इसमें तो प्रत्यय उपसर्ग है नहीं दोनों में। यहाँ में लाभ उपसर्ग लगा है, पहले लाभ है फिर दायक है। ठीक ना, तो इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे। तो यही पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी को तोड़ेंगे, उपधन के कार में टूटेगा, और यही आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। क्षत्रिय वर्ण किसके संयुक्त से बना है? सबसे पहले इसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, और यह भी बन सकता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। एक आपका क्षत्रिय होता है, फिर त्र होता है, फिर अज्ञा होता है, फिर श्रेय होता है। ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और इसी में कहा है कि क्षत्रिय किस वर्ण का निर्माणदायक है? तो आधा क और ये वाला स से क्षत्रिय बनता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। यही आपको बताना है कि नौकर का पर्याय प्रवर्ची क्या है? परिचालक है कि आर्यपुत्र है कि भृत्य है कि अंशज है? तो याद रखेंगे, नौकर का पर्याय जो होता है वह भृत्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव का विलोम शब्द क्या होता है? तो दानव की दैत्य की राक्षस की पुरुष। आपको पता है मानव का विलोम शब्द दानव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंत ध्वनियाँ क्या हैं? याद रखेंगे, जो आपका क है कि छ है कि त है कि प है, जो क वर्ग होते हैं, जैसे आपका क ख ग घ अंग, ये सभी होते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? घ तक जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक कंठ ध्वनियाँ होती हैं। जो आपका च वर्ग होता है, च छ ज झ, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका तालु ध्वनियाँ होती है। और इसके बाद आपका ट वर्ग आता है, तो यह कौन सी ध्वनियाँ होती है? मूर्धा ध्वनियाँ होती है। और त वर्ग जो होता है दंत ध्वनियाँ होती है। और जो प वर्ग होता है ये कौन सी ध्वनियाँ होती है? ओष्ठ ध्वनि होती है। तो याद रखेंगे, त वर्ग क्या है? दंत ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 16 नंबर मुहावरा है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो याद रखेंगे, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है दोस्तों कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो छल का कपट का व्यवहार होता है हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर सी। लेखक के शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, यही आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लेखक में क्या जुड़ा है आपको बता दें। जब कभी भी ऐसा प्रत्यय पूछे तो इसको तोड़िएगा। लेख धन के अक में टूटेगा। क्या टूटेगा दोस्तों? लेख धन के अक में टूटेगा, और यही आपका प्रत्यय होगा जो अक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? अगर तिथि शब्द की बहुवचन की बात करेंगे तो तिथि में आपका तिथि ऐसे लिखा जाता है, और इसमें या ऐसे
जोड़ लेते हैं तो इसकी बहुवचन हो जाता है, जिसको तिथियां बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सुने भी होंगे। देश प्रेम में कौन सा समास है? समास आपको बताना है 19 नंबर कि देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश के लिए प्रेम और देश के लिए प्रेम ऐसा आए तो इसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। अव्यय भाव समास में कोई भी पद अव्यय नहीं होता, इसमें आपका उपसर्ग लगा होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास दूसरे को डिनोट करता है, ठीक ना। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए आप इसको देखेंगे देश के लिए प्रेम अर्थात तत्पुरुष समास है, ये बात को याद रखेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है, यही आपको बताना है। अधिक्षण में अधि लगा है, अधित्यकता में भी लगा है, आपका अध्यात्म में भी लगा है, अभियुदय में नहीं लगा, इसमें अभी लगा है। दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस बात को याद रखेंगे, डी को आप सही मानेंगे। आगे देखते हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा। 21 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैंने इस प्रश्न को कराया है, रिपीटेड प्रश्न है। हिमालय, गंगा, पवित्रता और नदी। नदी जो है दोस्तों वह नदियों की जाति को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पवित्रता है इसमें गुणवाचक संज्ञा होगा, इस बात को याद रखेंगे। गंगा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। निम्न में से समास का भेद नहीं है। समास पूरे मूल रूप से 6 प्रकार के पाए जाते हैं। बहुब्रीहि समास भी होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक ना। बहुब्रीहि समास, ये सभी समास के भेद है, लेकिन कृदंत समास को मैंने तो नहीं सुना है, आप भी नहीं सुने होंगे और इसका प्रकार होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जय से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। मतलब कि जय का विलोम शब्द क्या होता है? तो पराजय होता है। और जय में क्या लग गया दोस्तों? परा शब्द लग गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परा शब्द लगा देंगे तो उसका विलोम हो जाएगा अर्थात पराजय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो किसी का हित चाहता हो उसको हितकारी बोलते हैं कि अहितकारी बोलते हैं कि हितैषी बोलते हैं कि हितवासी बोलते हैं, ठीक ना। जो अच्छा भाषा बोलता हो उसको हितवासी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर गलत हो गया, डी। अहितकारी तो बोलेंगे नहीं दोस्तों। यहाँ पे हितकारी और हितैषी में देखेंगे तो आपको सबसे बेस्ट है ना दोस्तों, और होता भी है, आप पढ़े भी होंगे। जो किसी का हित चाहता हो उसको हितैषी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखाचित्र शब्द है। तो इस वाक्य में रेखाचित्र शब्द जो आपको छाटना, उसको क्या करेंगे? यहाँ पर रेखाचित्र का मतलब होता है शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, ठीक ना। और यही रेखाचित्र, इसी को छाटना है कि यह क्या होगा? संबंधवाचक होगा कि निजवाचक होगा कि प्रश्नवाचक होगा कि अनिश्चयवाचक होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई छुपा हुआ है, ठीक ना। तो उसका क्लियर नहीं है कि कौन छिपा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई तो छुपा है लेकिन कौन छुपा है यह क्लियर नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका जो कोई शब्द है ना अनिश्चय सर्वनाम की शब्द हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी यूपी टेट में पूछ लिए गए हैं और इसी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट हो रही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, ठीक ना। तो जो कच्छप अर्थात कछुआ का जो तत्सम शब्द क्या होगा, यही आपको छाटना है। तो आपका कछुआ होगा कि कच्छप होगा कि कच्छप होगा कि कच्छप होगा? याद रखेंगे तत्सम शब्द जो कछुआ का होता है, संस्कृत शब्द जो होता है कच्छप होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं, ठीक ना, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? 27 नंबर को ध्यान रखेंगे। घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? एक घोड़ा होता है कि घटक होता है कि घोटक होता है कि घटक होता है? आप बताएंगे। तो याद रखेंगे जो घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द होता है वह घोटक होता है। ऑप्शन नंबर 100 अर्थात सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन प्रकाश जी ... हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अन्य पुरुषवाचक, अन्य मतलब जिसका आप क्लियर ना हो, ठीक ना, अनिश्चयवाचक पुरुषवाचक में रखना है। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाते हैं निश्चयवाचक है, तुम्हें पढ़ाते हैं ये भी निश्चयवाचक है, मुझे पढ़ाते हैं ये भी निश्चयवाचक है। और बताना किस में है दोस्तों? अन्य
पुरुषवाचक में, ठीक ना, अन्य में, ठीक ना, अन्य पुरुषवाचक में, तो उन्हें पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मोहन प्रकाश जी उन्हें पढ़ाते हैं। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, अर्थात चक्र को धारण करने वाला, ठीक ना। तो चक्र को धारण करने वाला कौन है, तो श्री कृष्ण है। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा कि कर्मधारय समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि अव्ययी भाव समास होगा, आप बताइएगा। तो आपको पता है जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपको पता है ऊ भी स्वर है, ए आपका ए भी स्वर है, अ भी स्वर है, लेकिन जो ए इया के नाम से जानते हैं इसको, ये स्वर नहीं है। यह नासिक व्यंजन भी होता है और ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यही बताना है। पंख आपका स्त्रीलिंग है कि पक्षी है कि पक्ति है कि आपका पक्षी है, ठीक ना, ये बात याद रखना है। तो आपका इसमें से स्त्रीलिंग क्या है यही आपको बताना है। पंख अच्छा है, पक्षी अच्छा है या पक्षी उड़ता है, ऐसे शब्द को आप तोड़ेंगे, ठीक ना। पक्ति में लिखिए या पक्ति अच्छी है, ऐसे जब तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों, पक्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी जो होता है ना वो आपका पुल्लिंग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखें। शुद्ध वर्तनी पहचानना है। कभी भी आपको वर्तनी लिखने के लिए कह देना तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। कवित्री कैसे लिखते हैं, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं निम्न में से अर्ध स्वर क्या कहलाते हैं। जो व्यंजन होते हैं, दो व्यंजन, कितने व्यंजन, दो व्यंजन जो होते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं, य और व, ठीक ना। है तो व्यंजन लेकिन ये अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। और इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। य के साथ साथ व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, वैदिक संस्कृति से हुई है कि लौकिक संस्कृत से हुई है कि शैरसेनी अपभ्रंश से हुआ है कि प्राकृत से हुआ है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो आपका शैरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं शुद्ध वर्तनी, अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे मैं, तू, वह, मैंने कौन सा सर्वनाम है, यही आपको बताना है कि मैं हूँ, तू है, वह है, मैंने है, इसमें कौन सा सर्वनाम है इसको बताना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है कि आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है नहीं। संबंधवाचक, ये संबंधवाचक है नहीं कि मैं, तू, वह, मैंने, ये संबंधवाचक को नहीं दर्शाता है। यह अनिश्चयवाचक को नहीं दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। कितने लोग आपका संबंधवाचक और आपका पुरुषवाचक में डिफाइन हो जाएंगे, तो ए और सी में आपका ए सही है ना कि सी सही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जो कभी बूढ़ा न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, अजर बोलते हैं, जवान बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। जो कभी मरता नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, और जो कभी बूढ़ा न हो उससे हम क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसका कभी अंत न हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। सभी को ध्यान से देखेंगे। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा जुगुप्सा होता, क्रोध होता, शोक होता कि निर्वेद होता। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण की जो ध्वनियां होती हैं वह 1, 3, 5 होती हैं प्रत्येक वर्ग का, और जो महाप्राण होता है 2 और 4 होता है। इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे तो क पहला है दोस्तों, यहाँ पे आप ज देखेंगे तो च, छ, ज, ये तीसरा है और ये भी तीसरा है, ये भी पहला है। 1, 3, 3 वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। तो बिल्कुल ये अल्प प्राण ध्वनियाँ, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आप लोग इसको देखेंगे तो यह आपका 2 नंबर पर है, तो महाप्राण है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसी क्रम में ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे वनवास में कौन सा समास है। 40 नंबर क्वेश्चन की देखेंगे तो वनवास में तत्पुरुष समास है कि आपका कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। तो वन के लिए वास या वन में वास, वन में निवास, ऐसे
तोड़िएगा इसको तो आपको तुड़ेगा। तो वनवास में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक ना। आपको पता है कि जब कभी भी यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाते हैं, योजक चिन्ह सॉरी करें, आप कहीं भी इसमें जोड़ने वाले योजक शब्द आ जाते हैं, जोड़ने वाले जिसको बोलते हैं योजक शब्द आ जाते हैं, उसमें आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कर्मधारय समास होगा नहीं। दो चीज़ों में डिफाइन करना होता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें कोई तीसरा प्रधान हो, इसमें तीसरे प्रधान की बात कहा नहीं। द्वंद्व समास विपरीतार्थ होते हैं, अर्थात इसमें योजक चिन्ह लगता है। कर्मधारय में कर्म की प्रधानता पाई जाती है तो होता नहीं। तो और वनवास में क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति लगा है, प्रति धन के उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या है, मुहावरा है। इसको देखिएगा, दान करना होता है कि सर्वज्ञ होना होता है कि धोखे से धन जमाना होता है, धन जमा करना होता है कि दूसरे से सहानुभूति रखना होता है, क्या होता है यही बताना है आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी आपका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, काम किया गया में वाच्य है। 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि काम किया गया में कौन सा वाच्य है, कर्तव्य कृत्य वाच्य है, भाव वाच्य है कि कर्म वाच्य है कि ब और स दोनों है, आपको बताना है। तो देखेंगे काम किया गया में जो वाच्य है दोस्तों वह कर्म वाच्य है। ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, कर्म वाच्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोला जाता है, ठीक ना। छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, फूलों के नाम प्राय होते हैं। फूलों के नाम चाहे जैसे आपका गुलाब हो गया, बहुत ऐसे फूल हैं, गुलाब अच्छा है, ठीक ना, कमल अच्छा है, सभी क्या होते हैं, फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, याद रखेंगे, पुरुषवाचक संज्ञा में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क ग ज भ ध्वनियाँ किसकी हैं, दक्षिणी भाषाओं की हैं कि आपका अंग्रेजी भाषाओं की हैं कि अरबी फारसी भाषाओं की हैं कि संस्कृत भाषाओं की हैं, तो आपका क ग ज भ अरबी फारसी भाषाओं से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा का परिवर्तित शब्द दिवाकर होता है कि आपका क्या क्या होता है, आपको बताना है। दिवाकर होता कि निशि होता कि मर्तंड होता कि शशि होता, तो चंद्रमा का परिवर्तित शब्द शशि होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताना है। पंडित में भाववाचक संज्ञा है कि मित्रता में है कि चलना में है कि इच्छा में है। याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञा जो होती है वह मित्रता का भाव प्रकट करना, इस क्या आता है, ऐसे शब्द आप लोग लिखे हुए पढ़े होंगे कि मित्रता का भाव दिखाना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, यही बताना है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, आपका अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है, ठीक ना। 3 नेत्र हैं अर्थात क्या हैं, शिव हैं, तो इसमें तीसरा प्रधान हो रहा है, शिव प्रधान हो रहे हैं, ठीक ना। कौन प्रधान हो रहे हैं, शिव, ठीक ना, ये बात को याद रखेंगे। शंकर भोलेनाथ इसमें प्रधान हो रहे हैं, अर्थात जहां कहीं भी तीसरा व्यक्ति प्रधान हो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गाय बछड़े को दूध पिला रहा है, वाक्य में क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, एक कर्मक है, द्विकर्मक है, यौगिक है। जहाँ कहीं भी दो व्यक्तियों के बीच या दो वर्गों के बीच कार्य करना हो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो गाय दूध पिला रही है और उसका बछड़ा दूध पी रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें द्विकर्मक क्रिया पाई जाएगी, ठीक है। दो क्रियाओं का होना पाया जा रहा है, ठीक है। 52 नंबर देखेंगे, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो हैदराबाद में है कि आपका बेंगलोर में है कि चेन्नई में है कि आपका मैसूर में है, यही बताना है। तो दक्षिणी भारत के हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वह आपका बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उष्म व्यंजन जो 4 होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। आपका स, ए स, फिर आपका ह और ए वाला स, ये सभी क्या है दोस्तों, उष्म व्यंजन के एग्जाम्पल हैं। और इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने अब बता चुका हूँ। अब व्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें जो पहला शब्द होता है वह क्या होता है, इसमें पहला शब्द अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है, जिसका निश्चित कोई अर्थ ना निकले। और इसी में उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, इसके पहचान की
चिन्ह होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। विपरीत अर्थ भी प्रकट कर सकते हैं दोनों शब्द, ये भी ध्यान रखेंगे। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है, ठीक। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास ये कई प्रकार के होते हैं। अब तत्पुरुष समास में जो होता है वह शब्द लगे होते हैं, जैसे बीच में योजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द लगे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जोड़ने वाले शब्द लगे होते हैं। तो किस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आपका द्वंद्व समास में होते हैं, जैसे राजा रानी, रात दिन, ठीक ना, आजकल। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षिका होगा कि शिक्षक गण होगा कि उपयुक्त दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो शिक्षक का बहुवचन जो होता है वह शिक्षक गण होता है। शिक्षक गण में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक से अधिक शिक्षकों का जो विनिमय होता है या समूह होता है उसको शिक्षक गण की हम उपाधि देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है कि आपका शोक होता है कि आपका हास्य होता है कि आपका रति होता है, यही बताना है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। शोक जो होता है या आपका अलग है। उत्साह भी वीर रस का, ये भी अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर मैंने वीडियो में बताया था 50+ प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। नमस्कार।